तो ये कह रहा है आपसे कि मास m इज रेस्टिंग एट इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग। तो कुछ ऐसे वही लिफ्ट वाला सवाल आ गया जो हमने केस सबसे शुरू में डिस्कस किया था। तो आपको नेचुरल लेंथ एल दे दिया, के स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया। चलो, द बोक्स बिगिन एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ठीक है जी, विद एक्सेलरेशन ए। चलो, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मास रिलेटिव टू द बॉक्स इन सबसीक्वेंट मोशन। यानी कि मैक्सिमम कब होगा? वी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा। तो आपको मीन पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले आप सवाल देखो। देखो सवाल बहुत आसान है, आप ये बना लो ऐसे, तो आपको पूरी सेंस बनेगी कि ये होगी तुम्हारी नेचुरल लेंथ। सबसे पहले तो नेचुरल लेंथ की बात करेंगे ना, ये एम मास, तो ये नेचुरल लेंथ हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप क्या करोगे? आपकी मीन पोजीशन ढूंढोगे स्टार्टिंग में। अभी आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे उसको, तो मीन पोजीशन सीधी सी बात है जी, नीचे आ जाएगी। आप कहोगे हाँ सर, ये मीन पोजीशन आ गई तुम्हारी, ठीक है। तो मीन पोजीशन कितना हो गया तुम्हारा? ये एक्स नॉट इनिशियली। सो एक्स नॉट आपका आ गया एम जी बाई के। आएगा नहीं आएगा? एक्स नॉट आ गया आपका एम जी बाई के। तो मास भी गिवन है आपको, जी भी गिवन है, ठीक है। एक बार के लिए आप सिंपल ये निकाल लो। इसके बाद क्या हुआ? जब ये एक्सेलरेट हुआ तो आप अगर लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे तो सूडो भी लगेगा एम में, तो फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स और लग गया। तो इसका मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो कहीं नीचे जाके होगा। तो आपकी ये न्यू एम पी आ गई। शिफ्ट हो गया नहीं हो गया? अब अगेन ये कितना शिफ्ट हुआ होगा ये बात हम कर चुके हैं, एम ए बाई के। भाई शिफ्ट निकाल चुके हैं ना। पिछले लेक्चर में आप देखा होगा जब हमने शुरू किया स्प्रिंग वाला, तो ये शिफ्ट आ गया मेरा। तो शिफ्ट आ गया तो भैया ये मेरा अब न्यू एम पी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। लेकिन जब लिफ्ट स्टार्ट हुई थी तो ये यहाँ था, अगर आपको याद हो तो। आप कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से क्या मतलब क्या है इसका? यानी कि रेस्ट में था, तो यानी कि ये मैं जो ये था इसको मैं ईपी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ भाई? ये अगर मैं इसको एसएचएम से कंपेयर करूँ तो ये ईपी और ये एमपी, ये आ गया ना। अब एसएचएम तो यहाँ होगा ना भाई, न्यू मेन पोजीशन ये होगी तो एसएचएम तो यहाँ होगा। लेकिन अब ये कितना ऊपर जाएगा वो तो ईपी से पता चलेगा। अब ईपी कैसे निकालोगे? यहाँ वेलोसिटी जीरो है, पीछे वाले केस में यहाँ वेलोसिटी थी, वो सिचुएशन ऐसी बन रही थी सवाल में, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब ये जो पुराने वाली मीन पोजीशन है, इसका मतलब ये क्या है? अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से तो ये ईपी होगी। आप कहोगे हाँ सर, अब सारा सवाल हो तो गया, बचा ही क्या है? तो ये अगर ईपी है तो ये एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास। तो एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास? एम ए बाई के। आप कहोगे हाँ सर। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो वी मैक्सिमम क्या होती है? ए ओमेगा। आप कहोगे हाँ सर। तो एम ए बाई के इंटू ओमेगा क्या होता है? रूट के बाई एम। आप कहोगे हाँ सर। इसके बाद ये कर लो जी, तो ये कितना हो जाएगा? के नीचे आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा, तो रूट एम बाई के इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना है? 1। और ये कितना होगा? रूट मास कितना है? 3। के की वैल्यू कितनी है? 1200। एक्सेलरेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 400, 1/20 गुना 1 सेंटीमीटर में है ना, ठीक है। सो सेंटीमीटर यानी कि मीटर पर सेकंड है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 5। सो आंसर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप कि आपके समझ में आया होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल इसका अटेम्प्ट, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी दिक्कत होगी। पहले आप आराम से पहले बताओ, पहले इनिशियल चीज़ें बनाओ कि भाई पहले ये था, एमपी ये था, अब आगे का सवाल पढ़ो। हमेशा आप क्या करोगे, दिमाग में क्या टेक्निक लेके आनी है आपको? पहले पहला पोर्शन पढ़ लो, उसके हिसाब से एनएल एमपी बना लो। उसके बाद अब अगली चीज पढ़ो। बुलेट है वो उसके अंदर तो नहीं घुस रही, ठीक है। एक्सेलरेट हो रहा है तो, यानी कि जब कांस्टेंट फोर्स, यानी कि फोर्स ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स बढ़ गया तो मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। ये दिमाग में रखना है। अगर आप इसमें इसके ब्लॉक के साथ यहां कोई कांस्टेंट फोर्स ऐड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मीन पोजीशन फिक्स रहेगी। फिर उस जैसे भी हमने सवाल करे हैं, मास को घटाना बढ़ाने से मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो बाद की कंडीशन के हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर लेंगे। अब जैसे ये सवाल है, ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये 4 kg का नीचे है और बच्चे 1 kg का ऊपर है। अब ये कह रहा है कि ये स्मॉलर मास एग्जीक्यूट, यानी कि ऊपर वाला एसएचएम कर रहा है, तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा होगा, सीधी सी बात है। उसकी ओमेगा और ए दे दिया आपको। बिगर मास रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द ग्राउंड। सबसे पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम फोर्स लगेगा कब। देखो आप समझो उस बात को।
अगर मैं आपसे बात करूं, ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये कहीं कुछ ऐसे कर रहा होगा। ये वाला ब्लॉक पहले मैं समझा देता हूं क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये 4 kg का है, तो इसकी ये मान लेता हूं मैं बच्चे नेचुरल लेंथ, ठीक है। लेकिन नेचुरल लेंथ पे तो वो 1 kg वाला रुकेगा नहीं, नीचे आएगा कहीं, तो उसकी नेट फोर्स 0 होगा ना, तो ये एम पी यहाँ हो गया। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये 1 kg वाला क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो कितने ऊपर तक जा रहा है, मैं रैंडम मान लेता हूँ ये उसका ए एम्पलीट्यूड है, मुझे नहीं पता, मुझे वो ज़रूरत भी नहीं है। मुझे ये है कि ये 2 पोजीशन पे मिलेगा मुझे। एसएचएम अगर कर रहा है तो यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ, यानी कि मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन। भाई अगर ये इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है तो ऐसे ही तो करेगा, टू एंड फ्रो, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक बार तो मेरे को ये सिचुएशन मिलेगी और एक बार मेरे को ये कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी, यानी कि एक बार इलोंगेशन एक बार कंप्रेशन। तो मैक्सिमम फोर्स यानी कि नॉर्मल मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय सिस्टम ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये नॉर्मल निकालना है। ग्राउंड पे तो यही है ना नॉर्मल, भाई एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल ही तो आप इधर ग्राउंड पे लग रहा होगा, तो आप इसका एफबीडी बना लो। तो आप जब इसका एफबीडी बनाओगे 4 kg का, तो नॉर्मल इधर 40 इधर, ठीक है। और के एक्स, अब के एक्स होने की 2 सिचुएशन है, या तो के एक्स ऐसे हो या के एक्स ऐसे हो। तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा कब होगा, इस जब एस सिचुएशन में होगा या इस सिचुएशन में जब के एक्स भी उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा हो। तो सीधी सी बात है ना, जब ये के एक्स ये वाली डायरेक्शन हो, इस वाली में तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। भाई नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या आना चाहिए जब आप यहां लिखोगे, तो ये आप 40 प्लस के एक्स लिखोगे ना, तभी तो मैक्सिमम हुआ। अब यहां वो पहले वाली बात याद करो आप जो मैंने बताई थी, अगर ये नेचुरल लेंथ है और एक ये आपने इलोंगेट कर दिया ए बी, ये कैसे पुश करने की कोशिश करेगा, इधर, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंप्रेस कर दिया तो ये खुलने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, आप बताओ। खुलने की कोशिश करेगा, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगाएगा आउटवर्ड। तो जब ये अपनी इस पोजीशन में होगा तब ये इसको ऐसे पुश कर रहा होगा, के एक्स जो लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। तो इसका मतलब मुझे कौन सी पोजीशन जाननी है, मुझे ये जाननी है पोजीशन। यानी कि मेरा सवाल कैसे होगा, सवाल मेरा कुछ इस तरीके से होगा, अगर मुझे के तो पता है, मुझे एक्स जानना है। एक्स जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, अगर मुझे एक्स जानना है तो मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन यानी कि नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आया, वही तो होगा ना। तो ये मुझे एक्स अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरा सवाल हो जाए। दूसरी बात, सवाल का जवाब मैं बिना सॉल्व करे भी दे सकता हूं, कैसे, ऑप्शन से। जैसे ऑप्शन देखो 20, 10 और 40। 40 से तो ज़्यादा ही होगा, देखो 40 प्लस के एक्स होगा मैक्सिमम फोर्स, स्प्रिंग लगाएगा, तो आंसर तो 60 है। तो बिना करे मैंने आंसर दे दिया भाई, जैसे ही मुझे ये सब पता चला। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन भी करूं, आप ध्यान से देखो, पहले मैं इसका भाई मीन पोजीशन तो निकालूं एक बार, तो मीन पोजीशन देखो कितनी आई, आपको तुरंत सेट बैठ जाएगा। एम जी बाई के, मास कितना है 1, 10, और के की वैल्यू कितनी है बच्चे, के तो गिवन नहीं है पर ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, यानी कि के विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर यानी कि 25 25 625 और गुना एम, एम कितना हो गया 1, यानी कि कितने न्यूटन पर मीटर, यानी कि 625 इसकी वैल्यू आ गई। चलो जी, आप थोड़ा सा पुट करोगे तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाई के यानी कि 625 इंटू मीटर है तो 100, आपने कन्वर्ट कर लिया, 25 चौका 100, 25 25 625, और ये तुम्हारा आ गया 40/25। तो जब आप इसको 40 यानी कि 25 सेकंड 25 और 25 छिका 150, 1.6 सेंटीमीटर। कितनी मज़ेदार बात निकल के आ रही है, यानी कि मीन पोजीशन आपको निकल के आई कितनी, आपने निकाल लीजिए एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। अब आधे बच्चों को तो चमक गया होगा, क्या चमका है देखो ध्यान से। अगर आप बच्चे ध्यान से देखें, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है इसका 1.6 सेंटीमीटर, मीन पोजीशन कितनी है तुम्हारी 1.6 सेंटीमीटर निकाली आपने। तो इस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मीन पोजीशन तो निकाल ली तुमने, एम्पलीट्यूड तुम्हारा इतना ही है, यानी कि नेचुरल लेंथ से कितना नहीं, यानी कि ये तुम्हारा जो ऑक्सीलेट कर रहा है ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड है इसका मतलब ये तुम्हारा यहाँ था, यहाँ ऑक्सीलेट ऐसे कर रहा है ये, क्योंकि आपने ये निकाला, एक्स नॉट आ गया आपका।
अब आपका सारी चीज़ें ही ख़त्म होगी। अब सीधी सी बात है भाई, आपने एम्पलीट्यूड निकाला, एम्पलीट्यूड निकाल के आपको पता चल गया कि अच्छा ये मीन पोजीशन के बराबर है, तो मीन पोजीशन के बराबर है तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया ये ऐसे ऑक्सीलेट। भाई मीन पोजीशन भी यहाँ है, कितने नीचे हैं 1.6, तो ये एम्पलीट्यूड ही तो हुआ। तो यानी कि मीन पोजीशन ही एम्पलीट्यूड है। अगर मीन पोजीशन ही एम्पलीट्यूड है तो ये इतना ही नीचे जाएगा। तो ये टोटल कितना नीचे जाएगा, एक्स आपका आ गया 2a, एंड 2a विल बी इक्वल्स टू 2mg/k। समझ गए आप। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस 625 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू mg, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 10 k की वैल्यू कितनी आई 625। कट गया नहीं कट गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 60 न्यूटन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सी, तो आप बिना करे भी बता सकते हैं, इसीलिए इसका डेटा देखो कितना अच्छा सेट कर रखा है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल ये एक अलग प्रोफाइल का सवाल है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको समझेंगे क्या क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये सिस्टम है ऐसे, ये सवाल कैसे कैसे आ सकता है। ये ऐसे है, ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, तो ये सिंपल प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। तो ये आपसे पूछता है कि बताओ भाई कितनी ओमेगा से घूमे कि ये फ्लाई कर जाए यहाँ से, यानी कि इसका साथ छोड़ दे, या फिर कंडीशन फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट लूज द कॉन्टैक्ट, यानी कि उस कितना मैक्सिमम हो सकता है ओमेगा कि ये साथ ना छोड़े। कंडीशनल सवाल है ये। और फिर हम देखेंगे कि भैया इस मोमेंट पे, जैसे ये इक्वेशन दे दी मुझे, तो इस मोमेंट पे ओमेगा दे दिया मुझे, तो नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है कि t/4 पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो ये सारी बातें हम जानेंगे, तो आपको मजा आएगा जान के। तो होता क्या है, पहले आप ध्यान से देखो। अगर मैं एसएचएम की बात करूं तो मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे एक प्लेटफॉर्म टाइप बना लेता हूं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ऐसे एम मास ऐसे रखा हुआ है। अब ये है मीन पोजीशन, समझा रहा हूँ पहले। तो मीन पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ होगी बच्चे, आप कहोगे सर ऊपर होगी। ऐसे अगर ये एसएचएम से कंपेयर कर रहे हो और ये हो गया, तो तुम्हारी ये ईपी होगी। भाई अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये ऊपर नीचे ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये यहाँ पहुँच गया बच्चे, और एक सिचुएशन यहाँ होगी कि ये ऐसे पहुँच गया बच्चे। आप कह रहे हो हाँ, ईपी पे वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। यहाँ एक्सेलरेशन होता है 0 और वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। आप कह रहे हो हाँ। तो अब कहीं बीच में एक बार लिख के देख लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन ये ऊपर चलेगा और ऊपर वेलोसिटी, देखो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है और ऊपर 0 हो रही है, तो वेलोसिटी जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। आप कहोगे हाँ, तो इस वाले उसमें एक्सेलरेशन ऐसे होगा और यहाँ एक्सेलरेशन ऐसे होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो ये प्लेटफॉर्म आप ऐसे बना लो कहीं, और मैं ऐसे बना लो। एक बार आप इक्वेशन लिख के देखो। किसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो नॉर्मल ऐसे, इस पे mg लगेगा ऐसे, ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, ब्लॉक की बात कर रहे हैं, mg लगेगा ऐसे, एक्सेलरेशन कैसे ऐसे। यहाँ कहीं जब ये बीच में होगा किसी टाइम पे, तो नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल तो ऐसे ही लगेगा, प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ ही लगाएगा, mg ऐसे लगाएगा। लेकिन अब एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर गया। तो ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। अगर लिख के देखें हम, तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लिया ना भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब कई बच्चे इसमें भी न्यूटन सेकेंड लॉ में भी कन्फ्यूजन होता है लगाने में। अरे भाई नेट फोर्स किधर है, एक्सेलरेशन इधर होगा, नेट फोर्स उधर ही तो ज़्यादा होगा, तो उसमें से कम वाला घटाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एफ नेट इज इक्वल्स टू ma है। तो आधे बच्चे n में से mg घटा के इज इक्वल्स टू ma लिख देते हैं। अरे भाई एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, तो नेट फोर्स भी तो ज़्यादा इधर ही होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाओगे ना। तो जी यहाँ से n आ गया आपका mg, सॉरी mg बच्चे, और माइनस ma, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड वाले, ये तो फर्स्ट वाले से आ गया, सेकंड वाले से देख लो। सेकंड वाले से आया बच्चे n माइनस mg इज इक्वल्स टू आपका आ गया ma। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू आ गया mg प्लस ma। तो इस वाली सिचुएशन में जब वो यहाँ है, नॉर्मल कितना है mg प्लस ma। क्या नॉर्मल कभी 0 हो सकता है, नॉर्मल कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ वो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर वो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि बताओ भाई
कहाँ वो साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, तो इतने यानी कि कितना ऐसा टाइम पीरियड होगा जब वो साथ छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा। तो वो टाइम पीरियड कह रहा हूँ, सॉरी, कौन सी पोजीशन, यानी कि जब वो ऐसे इस वाले सेक्शन में होगा, इस वाले सेक्शन में होगा, तब वो साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाले की बात देखो तो यहाँ mg तो कांस्टेंट है, लेकिन ma एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए। अगर ये ओमेगा स्क्वायर ए mg के बराबर हो गया तो n कितना हो जाएगा, 0, यानी कि कांटेक्ट छोड़ देगा, फ्लाई कर जाएगा। तो अगर वो साथ छोड़ दे, अगर वो साथ छोड़ दे, उसकी कंडीशन की बात करी जाए, तो अब कंडीशन देखो आप, यानी कि मेरे पास आ गया n विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है जी। अब a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि n विल बी इक्वल्स टू हो सकता है माइनस एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो मैं ओमेगा कंडीशन निकाल रहा हूँ कि ओमेगा कितना हो, क्या निकालना चाहते हो, कोई सी भी ले लो। अगर वो साथ ना छोड़े, साथ ना छोड़े तो n विल बी ग्रेटर देन 0। अगर साथ छोड़ दे तो n विल बी इक्वल्स टू 0। तो उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो n इक्वल्स टू 0 यानी कि एम जी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि ओमेगा विल बी इक्वल्स टू रूट बच्चे एम जी बाई ए। तो अगर आपका जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है वो इतने ओमेगा यानी कि एम जी बाई ए इतना उसका ओमेगा हो गया, तो ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसका, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, इसका साथ छोड़ देगा। कंडीशन पता चली। अगर वो साथ ना छोड़े तो n शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये ग्रेटर देन किसके आना चाहिए, 0 के, क्योंकि नॉर्मल इसी के बराबर था। यानी कि यहाँ से मुझे एक कंडीशन पता है कि एम जी शुड बी लेस देन ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि ओमेगा शुड बी लेस देन एम जी बाई ए। यानी कि जब तक ओमेगा की वैल्यू एम जी बाई ए इस वैल्यू से कम रहेगी, तो ये तुम्हारा इस प्लेटफॉर्म के साथ कह लो, इस सिस्टम के साथ कह लो, ये जुड़ा रहेगा, ये कहीं नहीं भागने वाला। अब आपसे वो पूछ रहा है, अब आपने ये सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। अब ये तो इन जनरल सॉल्व कर लिया मैंने, सारा समझ लिया। अब ये प्रॉपर दे दिया उसने आपको कि ये इक्वेशन है एसएचएम की, ये जो कर रहा है, और इतना ओमेगा है। नॉर्मल फोर्स बताओ ब्लॉक के, कब, एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4। तो सबसे पहले अब यहाँ काम, अब मजा आएगा आपको। सबसे पहले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पहले ये तो पता करूं मैं कि भाई है कहाँ। भाई एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ इक्वेशन में तो ये है, यहाँ होगा तो इक्वेशन ये लगेगी। तो आपको नहीं लगता कि पहले मुझे पता तो हो कि वो कहाँ है, ऊपर वाली जगह है या नीचे वाली जगह है कहाँ, पहले पता तो किया जाए ना। अब इसको पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हारा वही फेजर वाला जाना। फेजर वाले से पता चलेगा वो कहाँ है। अब वो पता करने के लिए तो आप x और v वेलोसिटी पता होनी चाहिए भैया। सो y इक्वेशन क्या होगी आपकी, y इक्वेशन होगी a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो देखो पहले आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगला सवाल जो है आपका, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस बच्चे पाई बाई 3। तो सबसे पहले आप जानो कि है कहाँ, एट टी इज इक्वल टू 0। पहले पता तो करूँ कि कहाँ से शुरू हुई है, t/4, एट t/4 पे जानना है, पहले पता तो करूँ पर है कहाँ। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a साइन पाई बाई 3, यानी कि √3a/2। यानी कि भैया सबसे बढ़िया बात है, इधर बना लो अपना फेजर ताकि दिक्कत ही ना हो। तो ये प्लस माइनस a, तो भैया ये आ गया। तो सबसे बेस्ट क्या है बच्चे, प्लस यहाँ बना लिया, माइनस यहाँ बना लिया। ठीक है जी। तो चिड़िया उड़ानी है, तो चिड़िया है कहाँ, पहले चिड़िया है भैया √3a/2 पे, तो चिड़िया है कहीं यहाँ। चलो जी, चिड़िया है कहीं यहाँ, और इसको हम कैसे बनाते थे, ऐसे एंगल बना लिया। ये हो गया जी चिड़िया तुम्हारा t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि ये जो तुम्हारा है ये यहाँ है, और ये √3a/2 है इनिशियली। यानी कि मैं इनिशियली ये एंगल बना लूँ, तो एंगल कितना होगा √3a/2, ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री, अगर आपको समझ आ रहा हो तो, क्योंकि कॉस लेंगे ना हम। क्या निकालते हो, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा तुम्हारा कितना आता है, यहाँ से आपको आता ही होगा √3/2, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये पता चल गया मुझे।
अब देखो, अब मुझे ये नहीं पता भाई, मुझे ये पता है अब इस चिड़िया की, ये चिड़िया ऐसे घुमानी है, ये तो पता ही होगा, चिड़िया तो ऐसे घूमेगी, हमने ये वाला फेजर पढ़ा है। अब चिड़िया ऐसे घूमेगी तो सीधी सी बात है, इसकी परछाई जो है, अब इसकी परछाई जो है, मुझे नहीं पता कि ये है कहाँ। अब ये जो है, ये एग्जैक्ट कहाँ सिचुएशन है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये तुम्हारा फेजर ऐसे घूम रहा है, एट टी इज इक्वस टू जीरो पे आपने घुमाना शुरू किया, टी इज इक्वस टू जीरो यहाँ आ गया, लेकिन अब ये यहाँ से टी बाई फोर में कितना घूमेगा, ये पता करना भी तो होना चाहिए ना। तो अब ये पता तो चल गया तुम्हें कि भाई ये पोजीशन इसकी यहाँ है, लेकिन अगर मैं इसकी वेलोसिटी भी निकाल लूँ तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी तुम्हारी, ए ओमेगा, हालांकि तो पता तो यहाँ से भी चल जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। क्या आप मेरी बात, तो एट टी इज इक्वस टू जीरो, सो वी इज इक्वस टू क्या हो गया तुम्हारा, ए ओमेगा बाई टू, यानी कि प्लस का, यानी कि ये देखो यहाँ से भी तुम्हें पता है जो तुमने फेजर पढ़ा है, अब ये तुम्हें यहाँ से भी पता है कि ये कहाँ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा और एट टी इज इक्वस टू टी बाई फोर, यानी कि थीटा इज इक्वस टू, अब मैं कैसे करूँगा, ओमेगा टी, ओमेगा कितना होता है टू पाई बाई टी, इंटू कितना टी बाई फोर, काटो कितना आ गया पाई बाई टू। तो यहाँ से कितना घुमाना है भैया, पाई बाई टू, यहाँ से कितना घुमाना है पाई बाई टू। तो चिड़िया घूम के तुम्हारी पाई बाई टू घूमगी, ये चिड़िया यहाँ पहुँच गई, यानी कि ये वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हुआ नहीं हुआ, ये एंगल 60 डिग्री भाई, 30 तो ये था, 30 ये था भाई, ये वाला कितना था 30, ये कितना हो गया 60। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर ये तुम्हारा 60 है तो तुम्हारा अब फाइनल पोजीशन जब ये ऐसे घूम के यहाँ आया, तो यानी कि ये तुम्हारा कहाँ बनेगा, ये 60 है तो a बाई टू बनेगा नहीं बनेगा। तो यानी कि ये कहीं भी पोजीशन जो होगी, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये तुम्हारी कहाँ कहीं यहाँ a बाई टू होने वाली है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं बस ये जानना चाहता था कि ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये टी बाई फोर पे है तो किधर मूव कर रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टी बाई फोर पे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी कि ये कौन से वाले उसमें है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो कौन से वाले उसमें है ये बच्चे, ये इस वाले उसमें है। यानी कि अगर ये मैं x इज इक्वल टू ज़ीरो मानूँ तो ये पहले कहाँ था, इनिशियल इसने शुरू किया √3a/2, ये ऐसे गया और घूम के अब ये ऐसे आने लग रहा है, और ये कहाँ है a/2 पे, पर है तो ऊपर वाले में ना, तो इक्वेशन तो मैं इसके हिसाब से लिखूंगा ना। तो अब मैं सब चीज़ लिख सकता हूँ। अब आपका सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है। तो ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म हुआ, ऐसे है रखा हुआ है, ये तुम्हारा ब्लॉक रखा हुआ है, ये नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो ऐसे है, एम जी ऐसे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कितना है तुम्हारा, कहाँ पे, ये ए बाई टू पे है ना भाई, टी बाई फोर पे कहाँ है, वो ए बाई टू पे है। ये फेजर क्यों निकाला था, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन भी तो निकालना है ना, तो कुछ नहीं, सीधा पुट कर दो a/2। सो बच्चे a/2 पुट कर दिया तो ये एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, n mg minus m will be equals to ma, so n will be equals to mg minus ma ओमेगा स्क्वायर इंटू a/2, और ओमेगा कितना दे रखा है आपको, अगर आप यहाँ देखें √g/a, पुट करो वैल्यू, तो ये हो गया n विल बी इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर g/a इंटू a/2, यानी कि आंसर आ गया आपका mg/2। ये बड़ा अच्छा सवाल था बेटा, बड़ा अच्छा सवाल था ये, क्योंकि इसमें आपको अगर वो कह देता कि t/4 में तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन अगर वो कहीं यहाँ चिड़िया पहुँच जाती तो वो नीचे वाले सेक्शन में, तो अब आपको नीचे वाले सेक्शन में उसकी पोजीशन यानी कि एक्सेलरेशन, और नीचे वाले सेक्शन में जाती है एक्सेलरेशन तुम्हारा ये होता। तो अब वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ घूम कहाँ रहा है वो, तो एक्सेलरेशन है किधर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी कि वो उसकी पोजीशन कहाँ है। तो आपकी इनिशियल पोजीशन आपने निकाल ली, फिर t/4 में देख लो आप कितना रोटेट करोगे उसको, और ये वेलोसिटी से भी पता चल गया कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो पर किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप फेजर से ही बता सकते हो कि t/4 पे कहाँ है, सिंपल यही तो था, t/4 पे यहाँ है, फेजर आप एंटी क्लॉकवाइज चलाते ही हो,
हमने ऐसे ही तो पढ़ा है, T/4 पे देख लो कितना रोटेट करके यहाँ पहुंचा। ये पोजीशन कौन सी है, ये 60 हो गया, तो यहाँ से A/2 ये पता चल गया, तो आपको पोजीशन पता चल गई। तो अब आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अब अभी तक तो हमने वर्टिकल के साथ छेड़छाड़ करी है, अब हम हॉरिजॉन्टल, अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल के साथ भी छेड़छाड़ कर लेते हैं जी। वहाँ से भी सवाल आते हैं, क्या फ्रेम कैसे हो रहा है सवाल, ये हमने अब तक यही सीखा है। तो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख लिया आपने, ये दो ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम जो बचे हुए एक दो पोर्शन है वो कवर अप कर लेंगे, आपका ये पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। रिवीजन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको हर एक बात समझ में आए। ये एम मास है, ये नेचुरल लेंथ है, ये के है, तो सीधी सी बात है मीन पोजीशन यहाँ, ये तो आप पढ़ के ही आए हो भाई। एसएचएम है तो एसएचएम की बात करेंगे हम, और किसी के बारे में क्यों बात करेंगे हम। तो ये मीन पोजीशन हो गया। अब ये एसएचएम कर रहा है तो आपको पता है मीन पोजीशन के अबाउट जितना आप इसको खींचोगे उतना छोड़ दोगे तो वही इसका एम्पलीट्यूड होगा, और वो इधर ए ऐसे बढ़िया चक्कर काटे जाएगा। ये ऐसे एसएचएम करेगा। ये समझ में आता है, हर एक बच्चे के दिमाग में पिक्चर भी बनती है। पर अगर ऐसा हो जाए, सवाल बनाने वाला ये कहता है कि भैया वो यहाँ है, इस पोजीशन पे जाने लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ पहुंचा, और वो कितनी दूर पहुंचा, मान लो वो आपसे कह दे कि ये लेट्स सपोज √3a/2 डिस्टेंस, ये टूर है, एम्पलीट्यूड तो यहाँ, तो इसको पहुंचना कहाँ है, पहुंचना तो ईपी पे है भाई, यहाँ पहुंचना है। ये दे दिया आपको ए। लेकिन सवाल वाला क्या कह रहा है, सवाल वाला चेंज कर रहा है। सवाल कह रहा है कि आपने इसको यहाँ इम्पल्स दे दिया। इम्पल्स मतलब बाहर से आपने फोर्स लगाया, झटका दिया इसको, और इसकी वेलोसिटी इम्पल्स देके आपने डबल कर दी। आपने इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो पहले थी वो आपने फाइनली क्या होगी, डबल कर दी। ये किया आपने, और जैसे ही आपने ऐसा किया वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो न्यू एम्पलीट्यूड बताओ, जो नए वाला एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा। सवाल आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ये सवाल आप भी बना सकते हो। मान लो कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं क्या होगा। क्योंकि जब आप ये सीखोगे तो ही तो सीखोगे। अब पहले देखो, पहले क्या, अगर आप ये समझो मेरे पास एक ही इक्वेशन है, ये ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, ω² - x²। एक्स होती है पोजीशन फ्रॉम एमपी। क्या मीन पोजीशन चेंज हुई है इम्पल्स देने से? नहीं। क्या मास वास में कुछ चेंज किया आपने, कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया? नहीं ना, तो मीन पोजीशन तो यही है। तो एक्स तो तुम्हारी यही है, तो एक्स तो मुझे पता चल गया, तो एक्स तो मुझे पता चल गया भैया, एक्स मेरा है √3a/2। वेलोसिटी भी मुझे पता है, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v। इनिशियल कितनी थी जब ये v वेलोसिटी से चल रहा था, तो v दे रखी है वो आपको, इनिशियली v था तो इम्पल्स दिया तो 2v होगी। चलो ये भी पता है आपको। अब बात आ जाती है ओमेगा की। क्या ओमेगा बदला है? ओमेगा क्या होता है, √k/m। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एम मास। क्या आपने कुछ चेंज किया मास वास में? नहीं चेंज किया। जब आपने कुछ चेंज ही नहीं किया, जब आपने कुछ मास में चेंज नहीं किया, तो ओमेगा चेंज कैसे होगा? तो ओमेगा कांस्टेंट है तुम्हारा, जितना पहले था उतना ही बाद में है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, यानी कि 2v का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है जी, a² - 3a²/4, यानी कि 2v² विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको आप a' लिख लो वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नया एम्पलीट्यूड निकालना है ना a'। तो ये a' हो गया ना, a' का स्क्वायर, ठीक है। ये डैश मान लो, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि डैश से फिर हो जाएगा। मैं फाइनल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ये कितना हो गया, अब इजीली 2v हो गया, तो ये डैश ही ले लो ऐसे। एक्स तो तुम्हें जितना, भैया एक्स कहाँ है एसएचएम का, पॉर्टिक, वो तो मैं पोजीशन की बात करता हूँ ना, तो ये तो √3a/2 ही है। यहीं पे तो आपने इम्पल्स दिया है, तुरंत वेलोसिटी 2v होगी। अब देखते हैं, अब देखते हैं जी एम्पलीट्यूड क्या हुआ। तो ये कितना हो जाएगा जी तुम्हारा, a' का स्क्वायर। अरे बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, आप इसको चेंज करो ना थोड़ा। क्या चेंज करो, ये लिखो आप 4v² सीधा लिख लो ना, ओमेगा स्क्वायर
ए प्राइम का स्क्वायर माइनस 3a² / 4। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहले इनिशियल क्या था, इनिशियल अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो वो कितना था मेरा, इनिशियल एम्पलीट्यूड था मेरा ए। चलो जी, अब कितना हो जाएगा, यानी कि 4v² / ω² प्लस 3a² / 4 इज इक्वल्स टू ए प्राइम का स्क्वायर, यानी कि ए प्राइम आपका आ गया अंडर रूट बच्चे 4v² ω² प्लस 3a² / 4। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्या बात मैंने आपको समझाने की कोशिश बच्चे करी है, क्लियर है। अगर आप इसको अब थोड़ा, ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया, अगर आपको ये चीज़ थोड़ी नंबर्स में भी निकालनी हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं आराम से। v के बारे में बात करते हैं, चलो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल ओमेगा अंडर रूट a² माइनस 3a² / 4। तो मैं यहाँ से v² / ω² निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा a/4, यानी कि 4 का अंडर रूट यानी कि 2, सॉरी a² / 4 अंडर रूट तो लेके स्क्वायर गया है ना, तो वो तो वैसे ही गायब हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, a प्राइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, सो 4 इंटू v²। अगर मैं थोड़ा अच्छे से, आपको क्या पता आंसर इस फॉर्म में दे रखा हो, और जनरली इसी फॉर्म में पाएगा, 3a² / 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि a प्राइम कितना आ गया, 7a² / 4 का अंडर रूट, यानी कि √7/2 है ये आंसर। तो ये भी सही है, ये जनरल है, और ये भी सही है, क्योंकि उसने आपको एम्पलीट्यूड पहले ही दे रखा है, ए बता रखा है। तो आप इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आ जाएगी, तुम्हारी ये ओमेगा, और ओमेगा चेंज नहीं हुआ। ओमेगा चेंज हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, फिर हम अलग तरीके से करते। अब हम उसी की तरफ चलते हैं। ये तो सिंपल बेसिक केस हो गया। अब थोड़ा और इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, कैसे कैसे वो किस प्रोफाइल के और सवाल इसमें बना सकता है आपको। तो जी अगला प्रोफाइल देखो, सेम चीज़ है, कोई बदलाव नहीं है, सेम चीज़ है बच्चे। तो हमने क्या किया, अब आप में से एक बच्चा बोला सर एक काम करते हैं, इसके ऊपर ये ऐसे है सर, ये एम मास का है सर। हाँ चलो ठीक है, ये मीन पोजीशन है सर। हाँ सर, जब ये यहाँ था ना, तो हम दो चीज़ कर लेते हैं। पहले जब ये मीन पोजीशन पे है, तो यहीं पे हम एक छोटा एम मास का ब्लॉक इसके ऊपर जेंटली रख देते हैं, आराम से इसके ऊपर रख दिया। सर अब एम्पलीट्यूड निकालो कितना होगा, a'। अब बताओ सर, अब तो ओमेगा भी चेंज कर दिया सर। ओमेगा आप कह रहे थे √k/m, तो सर ओमेगा भी चेंज हो गया। अब कैसे करेंगे सर, अब बताओ। अब देखो, क्या आपने मीन पोजीशन चेंज करी, क्या कोई इधर एक्स्ट्रा फोर्स आया जो इसकी मीन पोजीशन चेंज करे, नहीं ना। तो मीन पोजीशन तो वहीं की वहीं है। तो आपने फिर बदला क्या, पहले ये समझो, आपने बदला क्या। आपका ये पहले जब ये मीन पोजीशन से गुजर रहा था, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। आपने क्या किया, सवाल आपको ये कहता है कि आपने एक ब्लॉक लिया और वो इसके ऊपर रख दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। छोटा एम मास का, स्मॉल एम मास का आपने रख दिया, कोई बात नहीं। अब जैसे ही आपने रखा, तो वो उसके साथ चलेगा, जेंटली रख दिया और वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका देखो क्या क्या बदला, क्या क्या, तब आपको समझ में आएगा। अब आपका असल में क्या है, ये दोनों एक सिस्टम बन गया, तो आपका अब m + m मास SHM करेगा। ये तो क्लियर है ना, SHM कौन कर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि SHM कौन कर रहा है, और मीन पोजीशन, दो चीजें अगर आपने ढूंढ ली तो आपका सारा काम आसान है। तो अब SHM कौन कर रहा है, m + m, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये SHM कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या मीन पोजीशन बदली, दिमाग में आया, लॉजिकली हमने कर लिया, नहीं बदली। सबसे पहले क्या, तो फिर बदला क्या, जैसे ही आपने यहां रखा, जैसे ही आपने इसके ऊपर रखा, तो कंजर्वेशन ऑफ कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लगा इनके बीच में, और फ्रिक्शन क्या है, इंटरनल।
इंटरनल है, और ये वर्क एनर्जी में हम ये पढ़ के आए हैं कि इंटरनल फोर्स आप कितना भी जेंटली इसको रख लो, फ्रिक्शन तो एक्ट करेगा ही करेगा ना। अब फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स ज़रूर है, लेकिन यहाँ ये लॉस करेगा एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। नहीं मान तो आप पहले यही बात लिख के देख लो, क्योंकि इस बात का भी मैं आगे इस्तेमाल करूँगा। आप इन दोनों को मास कैलकुलेशन आसान करने के लिए एम एक बार के लिए बस सिखा रहा हूँ, एम और एम मान लो, करके देख लो। देखो इनिशियल क्या था, एम, तो ये क्या था तुम्हारा, इसको अलग रेड पेन से करके और ऐसे बॉक्स में डाल देंगे। पहले क्या था, एम वी, फाइनल क्या हो गया, 2m v डैश, सो v डैश कितना हो गया तुम्हारा, p/2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ, भाई अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो सेम रहना चाहिए, सो हाफ इंटू एम, यानी कि v/2 का स्क्वायर, और इंटू ये तो एक के लिए लिखी, अब दो ब्लॉक हैं, मास तो 2m है ना, तो 2m ही तो लिखोगे आप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, m+m, 2m चल रहा है ना v वेलोसिटी से, तो ये तुम इंटू 2 करोगे। क्लियर है, या आप इसको यहाँ की बजाय आप 2m यहीं लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2m इंटू v/2 यानी कि v²/4 कट गया, तो ये कितना आ गया, mv²/4। मेरे हिसाब से आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, वेलोसिटी क्या होगी, आधी होगी है, तो आधी कहाँ गई होगी, कहीं कुछ, भाई हीट की फॉर्म में ही जाएगी ना, फ्रिक्शन हो रहा है, यानी कि लॉस्ट होगी, यानी कि mv²/4 ये होगी लॉस्ट। अब इसका मैं आगे थ्योरेटिकली यूज सिखाऊंगा सीधा, अभी आप बस समझो, क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ यहाँ पे रख दिया आपने, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा, फिर वो सवाल ये देता है वो यहाँ कहीं बीच में है, मूव कर रहा है किसी पोजीशन पे, मान लो √3a/2 ये रख दिया, तो थ्योरेटिकली पूछ लेता, बताओ एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं घटेगा, फिर ईपी पे ले जाता है, ईपी पे ले जाकर रख देगा, बताओ अब एम्पलीट्यूड घटेगा या नहीं रहेगा, सेम रहेगा क्या, या घटेगा तो, या बढ़ेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारी बातों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, आप समझना। तो यहाँ से इस तरह के सारे सवाल आपके बन जाएंगे, और इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो पहले आप सुन लो, तो आप COLM, तो ये बात, एक तो ये बात जान ली, ये बात जान ली मैंने कि हाँ काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अब मैं, मेरा SHM ये कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा डैश √k/, अब वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं, m+m। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, ए प्राइम। अब इक्वेशन मेरे पास ये पावरफुल इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, इससे मेरा सारा काम, क्योंकि SHM की इक्वेशन है भाई, ये x², x क्या होती है, पोजीशन ऑफ फ्रॉम MP। अब ये तो पोजीशन कहाँ है, ये पोजीशन कहाँ है, ये तो x = 0 पे ही है भैया, आप कह रहे हो हाँ सर, तो x = 0 पे है तो रख दो, यानी कि v प्राइम विल बी इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम इंटू, ये क्या हो जाएगा जी तुम्हारा, a प्राइम का स्क्वायर, यानी कि a प्राइम, ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब v प्राइम निकालने के लिए ओमेगा प्राइम तो आपने निकाल लिया, सीधी सी बात है, वो तो मास से ही निकलेगा, आपने ऐड कर दिया तो ओमेगा k/m। ए आपको, ये ए प्राइम आपको निकालना है, तो वी प्राइम का पता होना चाहिए। वी प्राइम कैसे निकालोगे, वी प्राइम ऐसे आएगा, COLM लगा के, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले वो कितने, कैपिटल M वी मास से चल रहा था, अब m+m और v डैश, तो v डैश आपका कितना आ गया, mv/m+m। और ये v क्या है, ये v क्या है, जब ये पहले ये नहीं था और ये मीन पोजीशन से पास हो रहा था विद वेलोसिटी v, आपने मीन पोजीशन से जब वो पास हो रहा है तभी रखा है, तो इस v को मैं a ओमेगा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, v = a ओमेगा, इनिशियल वाला ओमेगा, जो कि ओमेगा कितना है यहाँ पे, √k/m। भाई शुरुआत में तो ऐसे ही हो रहा होगा ना, इसको भूल जाओ, शुरुआत में ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है खाली कैपिटल M मास, तो जब ये मीन पोजीशन से पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, v = a ओमेगा। भाई होगा नहीं होगा, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें भी पता है, पहले वाली, तो आप रखो इसको। सो v प्राइम कितना आ जाएगा तेरा, mv, तो इसको सीधा ही पुट कर लो आप इक्वेशन 1 में, सो ये mv अपॉन बच्चे m+m विल बी इक्वल्स टू ओमेगा प्राइम, यानी कि √k/m+m। ठीक है जी, इनटू a प्राइम, सो m अपॉन m+m इंटू v कितना है, a ओमेगा, a ओमेगा, ओमेगा को पहले वाला है, तो पहले वाला है ओमेगा इनिशियल, यानी कि
भाई ये तो वेलोसिटी इनिशियल वाली है ना, पहले वाली, तो ये तो ऐसे लिखूंगा मैं, विल बी इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम प्लस एम बच्चे इंटू ए प्राइम। थोड़ा सा दोनों तरफ के है, काट दो, रूट के कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है जी। तो ये कैपिटल एम है, भूल मत जाना। अब आप ध्यान से देखो, ये कैपिटल, ये रूट में है, ये सिंगल है, तो ये अपॉन में 1 - 1/2, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका रूट एम अपॉन एम प्लस एम इंटू ए। आपको क्या दिख रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है नहीं हुआ है? आप कहोगे हाँ भाई एम अपॉन एम प्लस एम है, तो ये क्या कम ही डिक्रीज ही होगा ना, सीधी सी बात है। एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ये फैक्टर 1 से कम ही आना है, लेस देन 1 आएगा नहीं आएगा? अगर ये लेस देन 1 आएगा तो एम्पलीट्यूड तो तुम्हारा डिक्रीज ही हुआ है, पहले ए था अब कम आ गया। अब अपन अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, इस बात का जवाब हम थ्योरेटिकली भी देना सीखेंगे, तो वो आपका फिर आपको पता रहेगा कि ये तो आंसर निकालने वाली बात होगी। फिर आपको ये भी पता होगा थ्योरेटिकली कि कहाँ वो बैठ रहा है, तो कई बार वो थ्योरेटिकल जो पूछता है उसका भी जवाब आप सीधा दे पाएंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक और जैसे इसी टाइप का सवाल है, आपने अभी तक आप कहाँ रख रहे थे इसको, जैसे पिछले सवाल में ये हमने मीन पोजीशन पे रखा था, अब की बार इसने क्या किया, थोड़ा आगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनी, इसलिए मैंने दोनों मास को बराबर मान लिया, और उसने यहाँ जो ये रखा है सेम मास, ये √3a/2 पे रखा है, तो रखने जैसे ही रखा, रखने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज होने के बाद ये एस एच एम कितना हो गया 2m, यानी कि अब 2m मास का एस एच एम करेगा। क्या मीन पोजीशन चेंज हुई? नहीं। क्या इधर आपने कोई फोर्स ऐड किया? नहीं। तो मीन पोजीशन शिफ्ट हुई? नहीं। बस हाँ, पहले एस एच एम एम कर रहा था, अब एस एच एम 2m करेगा। बात इतनी सी है। अब बात अगर इतनी सी है तो इसका मतलब पहले वाली इनिशियल लिख लो। इनिशियल क्या था, ये तो के ही है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा √k/m। ओमेगा फाइनल क्या हो गया, फाइनल जो एस एच एम है, ये तो इनिशियल है, तो फाइनल कितना हो जाएगा k/2m, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ω/√2। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले एम्पलीट्यूड ए था, ए फाइनल एम्पलीट्यूड यानी कि न्यू एम्पलीट्यूड, ये मुझे निकालना है, क्योंकि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, मेरे लिए ये वाली इक्वेशन मेरा आप कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, यही इक्वेशन सर्वोपरि है। अब इसके लिए मुझे वी फाइनल चाहिए था, ओमेगा फाइनल ए फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो मेरे पास है ऑलरेडी, एक्स कितना है मेरे पास, मुझे पता है √3a/2 पे है मेरा, तो ये पता है ना, ये 2m तो यहीं पे ही है ना, ये 2m आपने रख दिया इसके ऊपर। अब ये रखने के बाद फिर COLM लगा लो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कितना हो जाएगा जी mv1। mv क्यों नहीं किया, क्योंकि v तो वेलोसिटी यहाँ गिवन है, ये तो निकालनी पड़ेगी ना आपको v1, तो बाद में निकाल लेंगे। mv1 विल बी इक्वल्स टू m प्लस m, ये vf निकाल लो, क्योंकि मुझे vf की ज़रूरत है ना, तो ये कितनी यहाँ फिर कितनी से चलेगा vf, तो उसी के लिए तो x पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होती है, तो ये vf से ही मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो ये vf हो जाएगा तुम्हारा v1/2। अब v1 कैसे आए, तो v1 पहले निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा √a² माइनस 3a² / 4, तो v1 आ गया यहाँ से ω/2, यानी कि v मैक्सिमम कितना था जो गिवन था सवाल के अंदर, वो v मैक्स ही तो गिवन था मीन पोजीशन पे, v इज इक्वल टू a ओमेगा, यानी कि v1 आ गया तुम्हारा v/2, तो ये तुम्हारा आ गया v/4। यहाँ रख दो अब इसको, तो ये कितना हो जाएगा जी v/4, ओमेगा फाइनल की जगह ओमेगा रख लो, तो ये तुम्हारा आ गया ω/√2, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे ये फाइनल निकालने के लिए, x कितना रखोगे 3a²/4, इसको ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व कर लो, v क्या है a ओमेगा के बराबर रख दो, a ओमेगा इंटू √2 अपॉन 4 ओमेगा, a फाइनल का स्क्वायर माइनस 3a²/4, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा जी 2a² / 16 प्लस 3a² / 4 इज इक्वल्स टू a फाइनल का स्क्वायर 8 एलसीएम
ए स्क्वायर प्लस 6 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए फाइनल का स्क्वायर। सो ए फाइनल आ गया √7/8 ए। एम्पलीट्यूड आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 7/8 है तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ होगा, डिक्रीज़ हुआ है। 1 से कम आएगा ना ये, तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, डिक्रीज़। तो आप कहीं भी रख रहे हो, आप यहाँ रख रहे हो, आप यहाँ रख रहे हो, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ ही हो रहा है। लेकिन मज़ेदार बात ये है, जब आप मीन पोजीशन पर रखोगे, अगर तुम्हारा ये एसएचएम है, मज़ेदार बात क्या है वो समझ लो। मज़ेदार बात ये है कि जब आप इस मीन पोजीशन पे इसको रखते हो और ये सॉरी ईपी पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, अभी आपने क्या मीन पोजीशन पे रखा, फिर आपने क्या रखा, ये तुम यहाँ कहीं बीच में रखा, अब ये यहाँ कहीं ईपी पे पहुँचेगा। आप जब यहाँ, मेरे कहने का मतलब है यहाँ जाके आप रखते हो, तब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। तब एम्पलीट्यूड क्या नहीं होता, एम्पलीट्यूड विल नॉट चेंज। क्योंकि यहाँ COLM लगाओगे क्या आएगा भैया, वेलोसिटी तो यहाँ ऑलरेडी ज़ीरो है, आपने यहाँ ले जाकर रख दिया। अब मैं इस बात को थियोरेटिकली सीधा जवाब देने को समझाना चाहता हूँ आपको, तो आप समझ में आएगा। अगर मैं थियोरी से इसका जवाब दूँ, तो हम इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे लिए, अपन ले लेते हैं पेंडुलम, ठीक है। और यहाँ जो हमने वो किया था उसको भी बना लेते हैं। तो ये तुम्हारा मीन पोजीशन पे आपने ब्लॉक रखा था, ब्लॉक रख के मैंने ये बात प्रूव कर दी थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ऊपर आप पढ़ के आए हो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई। एसएचएम किस पे बेस्ड होता है, एसएचएम होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ मतलब है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि टोटल कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। भाई ये ए एम्पलीट्यूड हो गया इसकी, यानी कि स्प्रिंग के अंदर, यहाँ स्प्रिंग में क्या है, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है मीन पोजीशन पे। फिलहाल ये नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ है। जब ये कहीं यहाँ चला जाएगा तो मान लो ए एम्पलीट्यूड गया, तो कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम, यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो ये हाफ mv स्क्वायर थी, ये इसमें कन्वर्ट होगी। ऐसा ही हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, आपने जब यहाँ काइनेटिक एनर्जी ही डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के तो कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड तो घटेगा ही घटेगा। तो यहाँ से मैं सीधा कह सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब ये तुम्हारा यहाँ है, ये MP है, ये मीन पोजीशन है, और ये यहाँ कहीं एक्सट्रीम पे चला गया, बीच में था, तो ये हमने प्रूव किया बीच में है कहीं, तब भी वेलोसिटी क्या हो रही है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो सीधी बात है, फर्क किस पे पड़ने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी पे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी तो एम्पलीट्यूड मिलेगा, के तो कांस्टेंट है। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी तो एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज होगा, के तो कम हो नहीं सकता, के तो फिक्स है। भाई के तो कांस्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, ए स्क्वायर पे। काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो एम्पलीट्यूड घटेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, वो है तुम्हारी हाफ के ए स्क्वायर। आपने ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक के रखने से क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, इसलिए उसमें चेंज आता है। चेंज आता है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दिखता है। पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड ही नहीं करता। कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप इसका सीधा, तो यहाँ आपका ये क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर, तो के तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। एम्पलीट्यूड तो आपने यहाँ रख दिया, तो कोई चेंज नहीं आएगा एम्पलीट्यूड में। तो फिर किस चीज़ में चेंज आएगा, चेंज आएगा वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन ओमेगा क्या हो गया तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, k/m+m हो जाएगी। तो ये m+m क्या हो गया, ओमेगा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, डिक्रीज। तो वी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे वी मैक्सिमम डिक्रीज होगा। तो होता क्या है, तुमने अगर यहाँ पे रखा तो वी मैक्स डिक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। इस बात को समझाने के लिए अपन इसका सहारा ले लेते हैं। आप देखो, ये मान लो 2 kg का है, ये इतने ऊपर गया, इतने ऊपर गया, और इसके पास एनर्जी कितनी है, 4 जूल। भाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ थी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये 2 kg का है, तो आप मुझे ये बताओ, जब लॉस नहीं हो रहा है तो ये इतनी ही दूर जाएगा, इतने ही ऊपर यहाँ जाएगा। यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी फिर, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ और ये यहाँ
कितनी, अगर ये ऊपर से छोड़ो आप इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 kg का है ना, तो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या है इसकी, ये मीन पोजीशन होती है ना, तो मीन पोजीशन से जब वो पास कर रहा है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। आप कहोगे हाँ, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, COME किस पे, मतलब SHM किस पे बेस्ड होता है, ये SHM ही तो है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्जन हो रहा है, तो उसी के टर्म में मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं उसके टर्म में बात करता हूँ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहे थे, सवाल क्या था हमारा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे उतना ही मास रख दिया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 2 kg मैंने ऐड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 4 जूल। तो 4 विल बी इक्वल्स टू, अब जब ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये वाला ये नीचे आएगा, आपने छोड़ दिया यहाँ से, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी सारी कन्वर्ट होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट होगी, 1/2 × 4 × V²। तो यहाँ 2 कितना है, V √2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर √2 मीटर पर सेकेंड तुम्हारा आया, तो क्या हुआ है, V मैक्सिमम, ये मीन पोजीशन पे ही तो है ना। तो ये पेंडुलम वाला केस ले लिया मैंने, पर ये करता तो ये भी SHM ही है ना, जब एनर्जी कंजर्व है, तो ये भी तो भैया ये एंगुलर SHM है, कर तो रहा है एंगुलर SHM, ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, मीन पोजीशन कितनी आई, वेलोसिटी ये √2 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, ये जितना नीचे आया क्या उतना ही ऊपर जाएगा। अरे भाई, जब पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, ठीक है, तो इतनी ही हाइट ऊपर, यहाँ इतना ही एंगल दूर जाएगा, नहीं जाएगा, करके देख लो यहाँ। भाई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक में, काइनेटिक फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे है ना, ये पूरा सर्कल चल रहा है ना। तो 4 जूल थी, तो 4 जूल ही यहाँ इसके पास होगी, तो 4 जूल ही कन्वर्ट होगी, तो इतनी ही तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये वाला केस सिनेरियो, जैसे यहाँ M था, यहाँ अब इस M में से आप कम कर दोगे, तो फिर ये वाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग के फिर वो काइनेटिक एनर्जी में प्रभाव देखेंगे, फिर वो चीज़ें उस हिसाब से, तो वो मैंने यहाँ समझा दिया आपको इसके बेसिस पे। तो आई होप आपके सारे थ्योरेटिकल सवाल यहाँ कवर हो जाएंगे। तो मैं सारा एक लाइन में आप अपनी किताब के यहाँ लिख सकते हैं कि सब जगह चेंज आएगा। अगर यहाँ मीन पोजीशन पे, सॉरी EP पे रख के आप EP पे जाने के बाद, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद आप मास ऐड करते हो, तो एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। बाकी यहाँ भी आएगा और सब पोजीशन पे एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। चेंज मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। निकालने का तरीका वो ये प्रॉपर, ये 2-3 सवाल ये करवाए हैं, ये प्रॉपर तरीका है इसको सॉल्व करने का। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। चलें जी, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और जैसे कि कुछ इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। मान लो कि ये पूछ लिया गया, अच्छा ये स्प्रिंग है, अगेन आपने ये M मास रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि बताओ मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो ये साथ चले। तो ऊपर वाले को चलाइए, वही 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आ गई। देखो सवाल सेम ही आपने पहले ही पढ़ रखा है। मैं कहूँ आपसे, ये F फोर्स लगाया आपने, और ये दोनों सिस्टम साथ चल रहे हैं। ऊपर वाले को कौन चला रहा है, चलाएगा तो फोर्स, लेकिन है कौन इसको चलाने वाला, बेचारे को इसको चलाने वाला है जो इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वही तो चलाएगा इसको। भाई कोई खुद से तो चलेगा नहीं। अगर ये सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन सिस्टम का मैं AC मान लूँ, तो चलाने वाला कौन है, फोर्स ही तो है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इसका, यानी कि μmg विल बी इक्वल्स टू MAC, ऐसे ही तो निकालोगे। तो AC भैया μg। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में भी आप ऐसे ही करते थे कि इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। सेम यहाँ है, सेम कहाँ है, यहाँ है। तो अगर ये इसके साथ चले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जो पॉसिबल है। ऊपर वाले ने जो दिया ब्लॉक ने तुम्हें, वो दिया कि भैया A इज इक्वल्स टू μg, अपन इतना ही, क्योंकि देने वाला कौन है, फोर्स यही है। तो ये फोर्स कह रहा है मैं सिर्फ इतना एक्सेलरेशन दे सकता हूँ, आप इससे ज़्यादा करोगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि इसके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगता है जब ये इसको साथ लेके चल रहा है, स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो सिमिलरली यही वाला केस है। तो ये मैक्सिमम आप इसके बराबर कर दो,
A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के बाई एम का स्क्वायर, यानी कि इसको सीधा लिख लो के अपॉन एम प्लस एम, ये ऐड कर दिया आपने, इंटू ए विल बी इक्वल्स टू तुम्हारा ये आ गया म्यू इंटू जी। तो जी अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्लीपिंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड निकाल लो, मतलब यहाँ से आप एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन तो निकाल ही दिया तुमने, अब एम्पलीट्यूड भी अगर सवाल में पूछ रखा है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा तुम्हारा, म्यू जी एम प्लस एम डिवाइड बाई के। तो कैसे भी सवाल कुछ भी पूछे आप हर एक चीज़ निकाल सकते हो, ये मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया। अब हम वापस आ जाते हैं जी सवालों के ऊपर, टाइम पीरियड वाले। तो जैसे कि हमने टाइम पीरियड निकाला था, आपने पढ़ा होगा टी इज इक्वल टू बाई रूट एम बाई के, ये एस एच एम निकालते आए हो आप, ठीक है। अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, यानी कि पैरेलल में अगर ये सीरीज में मुझे ऐड करना है तो बच्चे अपन कैसे ऐड करेंगे, के इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपेसिटर की तरह ऐड करना है तो ये हो जाएगा के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। आपको क्या याद रखना है, इनको सीरीज पैरेलल को कैपेसिटर की तरह ऐड करना है, जैसे कैपेसिटर में करते हैं ना हम सीरीज पैरेलल। यहाँ पे जो पैरेलल होगा वो कैसे हो जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट, सॉरी के इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपका ऐसे सिस्टम लगा हुआ है तो पैरेलल में के वन के टू, तो इसका के इक्विवेलेंट होगा आपका के वन प्लस के टू। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, कैपेसिटर की तरह ऐड करना है बस। अब जैसे सवाल ऐसे आ गया कि भाई ये है के है, फिर ये के है, और ये एम मास लगा रखा है, ऐसे सवाल देगा वो आपको, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे दे दिया आपको, तो ये भी के दे दिया, ये के दे दिया, ये के दे दिया, टाइम पीरियड पूछ लिया, तो यहाँ के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सीरीज में है तो सीरीज में कैसे ऐड करते हो आप, कैपेसिटर में जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल की तरह ऐड होता है, यानी कि ये हो गया आपका ये बाई टू, आधा हो गया, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के, यानी कि क्लियर है जी। जैसे एक बार ऐसे सवाल आ गया जेई मेंस में, ऐसे पूछ लिया गया, ये भी के है, ये भी के है, तो दोनों किस में है, पैरेलल में है नहीं है, अरे भाई पैरेलल में है नहीं है ये दोनों, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल की तरह से फिर ऐड करेंगे इनको, तो इनका के पैरेलल क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, के इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा, अगर मैं इसको रखूँ सो विल बी इक्वल्स टू तुम्हारा, अब कई बच्चों को समझने में दिक्कत होती है वो मैं बताता हूँ, जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, तो ये तो सेम जगह कनेक्ट है, दीवार दीवार, और ये ब्लॉक, यानी कि दीवार के और ब्लॉक के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि इसको एज ए पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तुम्हारा, सेम है दोनों के बीच में, दीवार से एक पोटेंशियल और ये वी डैश, ठीक है। तो कैपेसिटर की तरह सोचना हो तो पोटेंशियल सेम, तो इसलिए ये पैरेलल में, एनालॉजी सेट कर लो। तो अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल जैसे सीरीज में ऐड होता है, यानी कि कितना हो जाएगा टू के, सो टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एम बाई टू के, ये टिक करना है, सीधा निकल जाना है। यहाँ पे ये दोनों किस में है, पैरेलल, फिर क्या है ये सीरीज में, पैरेलल में है तो कैसे ऐड करोगे, पैरेलल में है तो टू के हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सीरीज में है तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा के इंटू टू के इंटू टू के बाई थ्री के, यानी कि टू के बाई थ्री, पुट करना है, आंसर आपकी प्लेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अब कटिंग वाली बात कर लेते हैं, कटिंग वाली बात कर लेते हैं। अगर हम कट कर रहे हैं तो कट करने में क्या करोगे आप, जैसे कि ये है के, ये लेंथ है एल, तो इसमें के एल क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है जी। और के स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ कैसे कंपेयर करते हो आप, जैसे कोई मान लो कई बार सवाल ये आ जाता है, ये ऐसे लेंथ है एल लेंथ, ये कोई वायर है या कोई इलास्टिक है, ठीक है, तो कई बार इसका यंग्स मॉडुलस दे देगा, तो आप एफ बाई ए विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल जानते हो, यानी कि एफ को आप क्या लिख सकते हो, वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। तो अगर आप एफ इज इक्वल्स टू इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से कंपेयर करो, डेल्टा एल ये इलोंगेशन है तो एक्स भी तो इलोंगेशन होता है, यानी कि के किसके बराबर आ जाता है, वाई ए बाई एल के बराबर,
अब इसके ऊपर सवाल जैसे थोड़ा सा अपन फिर अभी बात करेंगे इसके बारे में, कटिंग वाले के बारे में। पहले एक बार इसके ये सवाल ऐसे ही, जैसे ये ऐसे है और अब की बार आपको स्प्रिंग ना दे के ये वायर दे दिया कि भैया इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, y2 है, तो सीधी सी बात है इलोंगेशन होगा तो वो इलास्टिक बिहेवियर तो ये शो करेगा ही। तो उस इलास्टिक बिहेवियर के ऊपर एसएचएम इसका पूछा हुआ है, टाइम पीरियड पूछा हुआ है, और ये ए दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए एल। तो आपको तो सीधा पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, दिमाग में आया टी इज इक्वल टू 2 पाई √m/k। तो के इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। अब के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये तो वाई दे रखा है, तो के का फॉर्मूला ब्रिज पता तो है आपको वाई के साथ। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट मान के और ये ऐसे सिंगल वायर में कन्वर्ट कर लूँ, तो सिंगल वायर में कन्वर्ट करके मैं कर सकता हूँ काम। लेंथ तो सेम है, एरिया कितना बच गई, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। भाई आप इस सिस्टम को इसमें रिप्लेस कर ले हो तो पहले वॉल्यूम कितना था 2AL, तो वॉल्यूम तो बाद में भी सेम ही रहेगा, A × L, तो L से यानी कि 2A हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। सो L2A का ये वायर है और ये वाई इक्विवेलेंट। ठीक है जी। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्या होता है तुम्हारा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है K1 + K2। और K1 + K2 को जब आप रखोगे तो कैसे रखोगे आप, के इक्विवेलेंट, जैसे वाई इक्विवेलेंट, एक बार वाई इक्विवेलेंट भी कई बार वाई इक्विवेलेंट निकालना आ जाता है, तो वाई इक्विवेलेंट निकालना हो तो वाई इक्विवेलेंट ऐसे कर लो, फिर के इक्विवेलेंट तो आ ही जाएगा आपका इंटू 2A/L। सो y1 A/L प्लस y2 A/L कट कर दो, यानी कि y इक्विवेलेंट। एक सवाल तो ये भी आता है y1 + y2/2। क्लियर है, ऐसे भी आता है, ये सीरीज में हो, ये दो वायर सीरीज में हो, ये y1 इसका y2, तो सीरीज में फिर सीरीज की तरह ऐड कर लेना, यानी कि 1/K1 + 1/K2 1/K इक्विवेलेंट। फिर इसमें फॉर्मूला रख देना, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आएगा तुम्हारा। तो आप सिंगल वायर बनाओगे, ठीक है, उतना ही बड़ा, तो इसमें तुम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लोगे और लेंथ तुम्हारी 2L हो जाएगी। तो फिर यहाँ पुट करना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ सिंपल है, अब के इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हारा, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, y1 A/L प्लस y2 A/L। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y1 + y2 A/L। इसको पुट कर दो यहाँ पे और ऑप्शन टिक कर दो। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल आते हैं, तो वो सारे सवाल इसी बेसिस पे होते हैं। तो ये सारे सवाल आपके इस तरह का आता है, इस तरह के आते हैं। तो आई होप आप सारे सवाल अब कवर अप कर सकते हैं। एनालॉजी क्या है, मैंने वो पोटेंशियल वाली वो भी बता दी आपको। कटिंग की बात है, तो कटिंग में जब भी आप सवाल करें कि स्प्रिंग को कट कर दिया, तो इस तरह के सवाल आते हैं कि कितना वो चेंज हो गया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब क्या हो जाएगा। यानी कि एक ही बात याद रखनी है, KL तुम्हारा कांस्टेंट है, ये K है और ये लेंथ है। आपने मान लो ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे लगा रखा है, सवाल बना देते हैं चलो एक, ये हो गया बच्चे, ये K है, ये L इसकी लेंथ है। आपसे टाइम पीरियड की भैया इसका टाइम पीरियड T दे रखा है, यानी कि टाइम पीरियड T विल बी इक्वल टू K/M। सवाल ये कहता है कि आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और आपने इसको तोड़ा 1:2 में, यानी कि 1:2 में तोड़ा, ये तो एक K1 हो जाएगा, फिर दूसरा रेशो में तोड़ा, ये K2 हो जाएगा। तो 1:2 में आपने इसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद सवाल कहता है कि आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे, K1 K2। तो टाइम पीरियड बताओ इन रेस्पेक्ट टू T, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो टाइम पीरियड तो मेरे पास सीधी सी बात है 2π√m/K इक्विवेलेंट आएगा। इक्विवेलेंट बोले तो K1 + K2, पर K1 K2 तो पता हो, तो उसके लिए मुझे पता है जब भी आप ब्रेक करो तो आप 1:2 रेशो वाले सवालों में बच्चों को सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो उसमें क्या करो, जैसे 1:2 है तो आप 1 + 2 कर लो। तो आप लेंथ L ना मान के, हमें सवाल करना है ना, मैं लेंथ 3L मान लेता हूँ। भाई L के हिसाब से 1:2 में डिवाइड करूँ या 3L के हिसाब, तो अब रेशियो में डिवीजन करना आसान हो जाएगा, यानी कि L ये 2L और टोटल लेंथ मैंने खुद से ही 3L मान ली।
आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पर मैथ्स करने का मैंने थोड़ा सा मेरा तरीका बदल लिया कि उसमें मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एल था मैंने खुद से चेंज कर लिया, के इंटू 3L आ गया, क्योंकि रेशो मेरे हिसाब से रेशो को डील करूँगा ना। तो के एल हमेशा क्या रहता है, मुझे पता है के एल क्या रहता है, कांस्टेंट, मास्टर ने बताया था। यानी कि के मैंने अब लेंथ, टोटल लेंथ एल की जगह मैंने 3L ले ली, तो कितना आ गया, 3L विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू एल, और के इंटू 3L विल बी इक्वल्स टू K2 इंटू 2L। यानी कि K1 कितना आ गया तुम्हारा 3K, और K2 कितना आ गया तुम्हारा 3K/2। या फिर अब आप इसको कैसे करते हो, 1:2, 1:2। तो 1:2 का मतलब कितना होता है तुम्हारा, यानी कि फिर आप इसको 2L/3 लिखोगे और इसको L/3 लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। तो जब आप इसको फिर करोगे, K इंटू एल विल बी इक्वल्स टू L/3 इंटू K1। एल से एल कट गया, आंसर तो सेम ही आना है 3K। तो बेहतर है इन दोनों को जोड़ो। अब ये रेशो गड़बड़ हो सकते हैं, जैसे 2:3, बच्चा आप कंफ्यूज रहता है 2:3 कैसे, वो फलाना ढिगड़ा, या 5:7। ये मान ले दे दे आपको 9:11, तो कितना करो 20, यानी कि 9L और ये 11L। सो 9L इंटू K1 विल बी इक्वल्स टू 20K, यानी कि K1 कितना आ गया, आसान हुआ नहीं हुआ, 20L। आसान हुआ नहीं हुआ आपका, तो ये L से L कट गया, यानी कि K1 विल बी इक्वल्स टू 20/9K। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रेशो से इस तरीके से इन दोनों को जोड़ो, और जितना ये L है ये L दे दो, और ये 2L दे दो, और ये टोटल मान लो अपने हिसाब से 3L, और फिर 3L के हिसाब से ऐसे सॉल्व कर लो। अब K इक्वलेंट K1 प्लस K2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पैरेलल में है ना, तो K इक्वलेंट हो जाएगा 3K प्लस 3K/2, यानी कि ये हो जाएगा 6×3 = 9, 9K/2। पुट कर दो, T डैश विल बी इक्वल्स टू 2π√M/K इंटू, इसको रूट को बाहर ही निकाल लो क्योंकि ये फिर मैं टी लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/9, 2 ऊपर चला जाएगा ना, सो टी डैश विल बी इक्वल्स टू √2/3T। इस ऑप्शन को टिक करना है और आगे निकल जाना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी किस किस तरह के सवाल टाइम पीरियड में पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट है हमारा ये रिड्यूस वाला मास वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको दे रखा है ये m मास दे रखा है, ये स्प्रिंग है, अब ये बंधा हुआ नहीं है, फ्री है, ये 2m है। अब टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, T=T π√M/K होता है ना, m को रिप्लेस कर देंगे रिड्यूस मास से, और k को कर देंगे k इक्वलेंट। अब यहाँ तो सिंपल k है, सिंपल k है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे है, मान लो k है, एक और स्प्रिंग दे दिया, k दे दिया, और ऐसे दे दिया, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया, तो इसका मतलब T=2π√M, यानी कि म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन, ये बाकायदा डेरिवेशन करके लेके आते हैं, बट अपन को तो अब सीधा रिवीजन है तो ऐसे याद रखना है। तो μ/k इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये कैपेसिटर का सीरीज क्या होता है, के इक्विवेलेंट, जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है तो ये K/2 आ जाएगा। तो यहाँ ये रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट वाली चीज़ होती है एनर्जी मेथड। ये जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये नीट में नहीं आते यहाँ से सवाल। एनर्जी मेथड बच्चे समझ गए होंगे, अगर कोई जेई वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो। एनर्जी मेथड का क्या सीन है, देखो एनर्जी मेथड से टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड। तो जैसे कि हमारे पास अभी तो हम ब्लॉक ले रहे थे, पर मान लो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया एम मास का, ये के है और ये हर जगह लगता है, तो डिस्क जब ये क्या कर रहा है, रोल करेगा, प्योर रोलिंग। तो अब ये रोल करता हुआ ऐसे जम करेगा ऐसे, ठीक है, ये मान लो इसकी मीन पोजीशन है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे रोल करता हुआ ऐसे चम कर रहा है। अब मुझे क्या लगना है, इसके दो मेथड हैं, टॉर्क वाला भी लगा सकते हो आप, टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो वहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा रिलेशन। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट, रिजिड बॉडी के ऊपर पॉइंट मैंने लिया, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा पी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे तो टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा आ जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, के एक्स लगा रहा है, एम जी, और उसका नॉर्मल का तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, यानी कि के एक्स इंटू आर विल बी इक्वल्स टू आई, डिस्क है तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा 3/2 mr² इंटू अल्फा, अल्फा A/r, आर से आर कट गया, इस आर से ये आर कट गया, यानी कि 2kx/3m इज इक्वल्स टू a, समझते रहे ना। तो ये एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 2kx/3m,
यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया, के डैश एस एच एम कॉन्स्टेंट। कंपेयर करोगे इज इक्वल्स टू, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर आ गया, मैंने एक्सेलेरेशन लिख लिया ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा 2k/3m, यानी कि ओमेगा आ गया, तो तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। एक मेथड तो ये है सिंपल, लेकिन एनर्जी मेथड बहुत कामयाब मेथड है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या करते हो आप मीन पोजीशन से यहाँ गए, तो ये कितना एक्स डिस्टेंस गया, तो यहाँ पे ये कितनी वेलोसिटी चल रहा है, मान लो मीन पोजीशन से ही हमेशा लिखते हैं हम, तो अब यहाँ इसकी टोटल एनर्जी लिखो, और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि एसएचएम के अंदर एनर्जी क्या होती है, सीओएमई, ये लगता है ना एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर आप देखो ध्यान से, इसको मैं एक ही उसमें ख़त्म कर दूंगा, यानी कि टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास है उसका, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी है, हाफ के सिस्टम की बात कर रहे हैं ना इसके, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस ये रोटेट भी कर रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब ये इस पॉइंट पे है, तो यहाँ हाफ के एक्स स्क्वायर भी होगी, भाई ये स्प्रिंग में भी तो एनर्जी स्टोर्ड हुई, तो वो भी लिखनी पड़ेगी, वो लिख दी। फिर इस डिस्क रोटेट भी कर रही है, और ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल भी लिख दी, यही एनर्जी है, और तो कुछ है नहीं, और ये कांस्टेंट रहेगी। ईपी पे जाके, ईपी पे जाओगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाली पोटेंशियल बचेगी। यहाँ पे जब आ जाओगे तो यहाँ पे खाली ये बचेगी, तो ये अल्टीमेटली वो कंजर्वेशन चलता रहता है, कि एक दूसरे में कन्वर्ट होना चलता रहता है। तो अब आप इसको क्या करो, कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं सीधा डिफ्रेंशिएशन लिख रहा हूँ, तो हाफ एम यानी कि 2v dv/dt प्लस हाफ इंटू के इंटू 2x dx/dt, हाफ इंटू आई इंटू 2 ओमेगा d/dt इज इक्वल्स टू 0। तो जी ये 2 से तो 2 गया, ये बच गया तुम्हारा एम वी ए, प्लस 2 से 2 गया, ये बन गया के एक्स dx/dt, क्या बन गया तुम्हारा जी, dx/dt बन गया तुम्हारा वेलोसिटी, प्लस हाफ इंटू आई क्या हो गया जी, mr²/2 इंटू 2 ओमेगा बोले तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग है तो ओमेगा क्या होगा, v/r इंटू d/dt क्या होता है, अल्फा, अल्फा क्या होता है, a/r, तो आर आर कट गया, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, ये भी v है, कट करो, सो एम ए प्लस ma/2 विल बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 3ma/2 विल बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स। देखना सेम रिजल्ट आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 2k/3m, और यही तो आ रहा था माइनस साइन, वो तो आएगा ही। कंपेयर कर लो इसको किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, यानी कि ओमेगा कितना आ गया, रूट। तो ये एनर्जी मेथड होता है, बड़ा काम का है। इससे आप ये जो प्योर रोलिंग वगैरह, डिस्क वगैरह ये आ गया, क्योंकि हमने तो ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो वहाँ तो ये वाली एनर्जी थी नहीं, तो आसान पड़ रहा था चीज़ें। आप उसको भी, आप इसको छोड़ दो, आप इसको भी एनर्जी मेथड से कर सकते हो। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आपका ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ जाएगा। देख लो आप, ये बचा ना, इसको जीरो जीरो कर दो, तो ये जब करोगे तो ये ए इज इक्वल्स टू -kx/m। तो एनर्जी मेथड सब जगह एप्लीकेबल है। तो आप जब कुछ याद ना आए आपको, तो आप एनर्जी मेथड लगा सकते हैं। जेई मेन स्पेस पे काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। एक आखिरी टाइप का सवाल जो मैं शायद मेरे दिमाग से निकल गया है, जैसे कि टाइम पीरियड निकालने के कई बार ये भी तुम्हारा आता है। जैसे ये वाली प्रोफाइल होती है जेई मेंस में, ये वाली प्रोफाइल जो होती है ऐसे, तो इसमें बच्चों के बहुत सवाल गलत होते हैं टाइम पीरियड निकालने वाला, क्योंकि हम तो सिंपल वाला t इक्वल टू 2πm तो हम जानते ही हैं, तो ये m, तो इसमें बच्चा बड़ी गड़बड़ करता है, इसका टाइम पीरियड आ गया निकालना। अब ये सिंपल तो है नहीं, सिंपल वाले का तो 2π√m/k खत्म, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब निकालोगे आप, तो यहाँ क्या करोगे, इसके लिए हम, ये मान लिया मैंने मीन पोजीशन, तो मैं तो वही जो मैंने बताया है एक्स्ट्रा फोर्स के बारे में बात करूँगा। तो मीन पोजीशन के बाद एक्स्ट्रा फोर्स आता है, तो मैं उसी के बारे में मैं जिक्र करूँगा। अब मैंने मान लिया कि मीन पोजीशन के बाद ये एक्स डिस्प्लेस किया आपने, ठीक है, ये एक्स गया, तो ये पुली इससे बंधी हुई है। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा पॉइंट मेथड का, तो आप यहाँ फिक्स कर लो ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है। और दूसरा आप
कर लो ये पॉइंट ई पॉइंट ऐसे स्प्रिंग वाला। अब स्प्रिंग मुझे नहीं पता है कितना खींचेगा, तो स्प्रिंग का मैं मान लिया x1, 2 स्प्रिंग हो, 3 स्प्रिंग हो, 4, सबका x1 x2 x3 ऐसे मानना है। अब आप क्या करो, कुछ नहीं है, क्या ए मूव कर रहा है, नहीं, तो ज़ीरो। ये वाला ये जो पुली है, पुली कितने नीचे आ रही है, x, क्यों, पुली सीधा किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो ये दोनों पॉइंट नीचे आएंगे। ये इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे तो प्लस कर दो, घटाना चाहें तो माइनस कर दो। सी वाला पॉइंट भी बढ़ाना चाहेगा, एक्स कर दो। फिर तुम्हारा हो गया जी ये ई वाला पॉइंट, अगर मैं बात करूँ ई वाला पॉइंट, ये जो लेंथ है इसको क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, घटाना चाहेगा। ये वाला रस्सी का पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट इस रस्सी की लेंथ को क्या करना चाहेगा, नीचे के आने की कोशिश करेगा, तो ये घटाना चाहेगा, तो ये -x1 कर दो। फिर ऊपर वाले पॉइंट ये तो फिक्स ही है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, यानी कि x1 विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2x। ठीक है जी। अगर x1 तुम्हारा 2x आ रहा है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब ये टेंशन है t, क्योंकि मैं तो t के, मैंने शुरू में बताया था, मैं t से इसको ऑक्सीलेट, इसको क्या पता है, इसको ये पता है कि t लग रहा है, टेंशन लग रही है, लेकिन टेंशन में बदलाव कौन लेके आ रहा है, स्प्रिंग। तो टी का इसके साथ रिलेशन तो निकालना है, तो अल्टीमेटली क्या है, ये टी है, तो ये कितना हो जाएगा t/2, ये कितना हो जाएगा t/2। तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ स्प्रिंग और ये कनेक्ट है, तो यहाँ कितना हुआ, ये t/2, ये कितना हुआ तुम्हारा kx, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। मानते हो नहीं मानते हो, तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि kx1 विल बी इक्वल्स टू t/2, यानी कि x1 विल बी इक्वल्स टू t/2 के, तो x1 में वैल्यू जब मैं रखूंगा t/2 के विल बी इक्वल्स टू 2x। अब मुझे तो ये इससे मतलब है ना, टेंशन t और x के बीच में रिलेशन चाहिए, वो एक्स्ट्रा फोर्स वाली बात, तो ये t इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 4kx। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, k इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2π√m/k इक्विवेलेंट, यानी कि 4k। तो इस तरीके से आप इस मेथड से ऐसे कोई भी सवाल आप ये वाला सवाल प्रोफाइल वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी।